हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 साइंस के लाइफ प्रोसेस इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। So friend, in question number 46 we are going to discuss a very interesting difference between the aerobic respiration and anaerobic respiration. Question number 46, how does aerobic respiration is differ from anaerobic respiration? तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं डिफरेंस। सबसे पहला जो डिफरेंस है दैट इज रिगार्डिंग द यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन। In aerobic respiration, oxygen is utilized, okay, for the breakdown of respiratory substrate. But in anaerobic respiration, no oxygen is required, okay. सबसे पहला वाला डिफरेंस। Second difference is regarding the products formation. अगर aerobic respiration होता है, then the products are the carbon dioxide and water. और अगर anaerobic respiration perform होता है, then the products are ethanol, carbon dioxide और lactic acid are the end products. So this is the second point of difference regarding the end products. Third point is that the place where this respiration takes place means जो पहला वाला स्टेप होता है ग्लाइकोलिसिस का, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ पायरुवेट, इट टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म। उसके बाद में इस पायरुवेट से जो एनर्जी फॉर्मेशन होती है दैट टेक्स प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया। सो ग्लाइकोलिसिस होता है साइटोप्लाज्म में एंड द कर्व साइकिल दैट इज द conversion of pyruvate into energy, it is performed in the mitochondria in aerobic respiration. लेकिन अगर एनोरबिक रेस्पिरेशन की हम बात करते हैं तो दोनों के दोनों जो प्रोसेस होती है ग्लाइकोलिसिस की भी और कर्ब साइकिल की भी दैट टेक्स प्लेस इन ओनली साइटोप्लाज्म। ओके, दिस इज द थर्ड मेजर डिफरेंस। आफ्टर दैट अगर एनर्जी की हम बात करें तो इन एरोबिक रेस्पिरेशन मोर एनर्जी इज रिलीज्ड, while in anaerobic respiration less energy is released. Okay, so there यहाँ पे अगर more energy हो रही है तो complete oxidation हो रहा है ग्लूकोज का, यहाँ पे less energy create हो रही है means there is a incomplete oxidation of glucose. So अगर हम लोग इस क्वेश्चन का समराइज अगर करते हैं, समरी अगर लेते हैं इस सॉल्यूशन की, then the first difference is aerobic respiration में ऑक्सीजन चाहिए, anaerobic no oxygen is required. एंड प्रोडक्ट्स के बारे में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर द एंड प्रोडक्ट्स, और यहाँ पे इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड, लैक्टिक एसिड आते हैं प्रोडक्ट्स। उसके बाद में अगर प्लेस की बात की जाए तो ग्लाइकोलिसिस होता है साइटोप्लाज्म में, कर्व साइकिल होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, लेकिन एनोरबिक रेस्पिरेशन में दोनों के दोनों प्रोसेस होती है साइटोप्लाज्म में ही। और द लास्ट पॉइंट इज दैट एनर्जी की बात की जाए तो एरोबिक रेस्पिरेशन में ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है क्योंकि कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज होता है। एनोरबिक रेस्पिरेशन में लेस एनर्जी रिलीज होती है क्योंकि इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज होता है। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 46। इन क्वेश्चन नंबर 47 वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ऑफ मैच द पेयर। क्वेश्चन नंबर 47, मैच द वर्ड्स ऑफ कॉलम 1 विद दैट ऑफ कॉलम 2। तो चलिए देखते हैं कॉलम 1 में क्या। कॉलम 1 में दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स फ्लोएम, नेफ्रॉन, वेन्स एंड प्लेटलेट्स, और कॉलम 2 में दिखाई दे रहा है एक्सक्रीशन, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, डीऑक्सीनेटेड ब्लड। तो चलिए उनके फंक्शंस को हम लोग अभी यहाँ पे मैच करते हैं। सबसे पहले जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे फ्लोएम, देन फ्लोएम के बारे में हमें पता है इट इज अ ट्रांसपोर्टिंग टिश्यू एंड विच ट्रांसलोकेट्स फूड फ्रॉम लीव्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। वो फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं लीव से अदर पार्ट में। सो फ्लोएम का जो पेयर होगा वो होगा ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड में। सेकेंड वन था नेफ्रॉन। सो फ्रेंड, नेफ्रॉन आर द यूनिट ऑफ किडनी विच हेल्प्स इन द एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन में हेल्प करता है नेफ्रॉन। सो नेफ्रॉन का जो पेयर होगा वो होगा एक्सक्रीशन में, ठीक है। उसके बाद में थर्ड था यहाँ पे वेन्स। सो वेन्स आर द ट्यूब्स और ब्लड वेसल विच कंटेन द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो वेन्स का जो पेयर होगा वो होगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। उसके बाद में सबसे आखिरी वाला था प्लेटलेट्स। सो प्लेटलेट्स इज द कंपोनेंट ऑफ ब्लड दैट इज हेल्पफुल फॉर द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। तो प्लेटलेट का जो पेयर होगा वो होगा क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। सो द फाइनल आंसर ऑफ द मैच द पेयर आर फ्लोएम, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड, नेफ्रॉन, एक्सक्रीशन, वेन्स, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड प्लेटलेट्स, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। सो फ्रेंड, ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स में हम लोगों ने आर्टरीज और वेन्स के फंक्शन के बारे में काफी डिटेल में स्टडी कर लिया। तो इस क्वेश्चन में अभी हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द आर्टरीज एंड वेन्स।
Question number 48. Differentiate between an arteries and veins. So friend, both are the blood vessel, लेकिन उनका फंक्शन अलग अलग है. तो देखते हैं what are the major difference. सबसे पहला डिफरेंस, आर्टरीज की अगर हम बात करेंगे तो दे हैव थिक इलास्टिक मस्कुलर वॉल्स, क्योंकि प्रेशराइज ब्लड को वो कैरी करते हैं फ्रॉम द हार्ट, तो इसके वजह से उसकी जो वॉल्स होती है वो इलास्टिक और मस्कुलर होती है. और एज कंपेयर अगर उसके साथ वेन्स को करते हैं हम, तो वेन्स जो ब्लड कैरी करते हैं फ्रॉम ऑर्गन टू हार्ट कैरी करते हैं, उसमें ब्लड प्रेशर काफी कम होता है, तो इसी की वजह से दे हैव अ थिन एंड नॉन इलास्टिक वॉल्स. सबसे पहला डिफरेंस कि आर्टरीज हैव द थिक इलास्टिक मस्कुलर वॉल्स and veins have the thin non-elastic walls. Second thing is that lumen is narrow. Okay, इसका जो lumen होता है वो narrow होता है. veins की अगर बात की जाए तो lumen जो होता है वो wide होता है. The third difference is that it carry oxygenated blood from the heart to other body parts. और veins की अगर बात की जाए तो it carry deoxygenated blood from all body parts to the heart. यानी कि arteries हार्ट से बॉडी पार्ट्स की तरफ यहाँ पे ब्लड कैरी करती है, और वेन्स जो है बॉडी पार्ट से हार्ट की तरफ ब्लड को कैरी करते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स. सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 48. फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि प्लांट परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस in the leaf. Photosynthesis takes place in the leaf. So there must be some kind of adaptation in leaf so that it is able to perform the photosynthesis process. So in this question we are going to discuss some of the important adaptation in the leaf so that it can perform the photosynthesis. Question number 49. What are the adaptation of leaf for photosynthesis? तो चलिए लीफ के अडेप्टेशन देखते हैं. सबसे पहला अडेप्टेशन है कि लीफ प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया फॉर मैक्सिमम लाइट एब्जॉर्प्शन. लीफ को कभी देखा तो उसका जो सरफेस होता है ऐसा फ्लैट सरफेस होता है, जिसके वजह से लाइट एब्जॉर्ब करने के लिए मैक्सिमम सरफेस एरिया मिल जाता है. ये सबसे पहला अडेप्टेशन. दूसरा अडेप्टेशन, द एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ वेन्स enable quick transport of substances to and from the mesophyll cells. Okay, so mesophyll cell से या mesophyll cell तक जो ट्रांसपोर्टेशन करना है उसके लिए यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा नेटवर्क होता है वेन्स का. ये सेकेंड अडेप्टेशन. थर्ड अडेप्टेशन की अगर बात की जाए, द क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट विच आर द साइट फॉर फोटोसिंथेसिस एंड दे आर मोर इन नंबर ऑन द अपर सरफेस. लीफ का सरफेस के बारे में अगर हम लोग सोचे तो जो अपर सरफेस होता है वहाँ पे क्लोरोप्लास्ट की जो नंबर होती है वो ज़्यादा होती है, ज़्यादा मात्रा में वो प्रेजेंट होते हैं, जिससे कि वो मैक्सिमम सनलाइट को एब्जॉर्ब कर सके. दिस इज द थर्ड अडेप्टेशन. एंड फोर्थ अडेप्टेशन इज दैट द प्रेजेंस ऑफ न्यूमरस स्टोमाटा ऑन द लीफ सरफेस फॉर गैसियस एक्सचेंज एंड ट्रांसपिरेशन. जो लीफ का सरफेस होता है उस सरफेस पे काफ़ी ऐसे स्मॉल पोर्स होते हैं यानी कि स्टोमाटा, जिसके वजह से एक्सचेंज ऑफ गैसेस इजीली हो सके. तो दिस इज द फोर्थ अडेप्टेशन. तो समराइज अगर हम करते हैं इंपॉर्टेंट अडेप्टेशन को, तो सबसे पहला अडेप्टेशन की सरफेस एरिया ज़्यादा होता है लीफ में. उसके बाद में वेन्स का एक्सटेंसिव नेटवर्क भी होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस के लिए. थर्ड अडेप्टेशन इज दैट जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो अपर लेयर में ज़्यादा होते हैं, जिससे कि मैक्सिमम लाइट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं. और उसके बाद में लार्ज नंबर ऑफ या फिर न्यूमरस स्टोमाटास प्रेजेंट होते हैं, जिसके वजह से गैसियस एक्सचेंज जो होता है वो इजीली वहाँ पे हो सकते हैं. दीज आर द अडेप्टेशन ऑफ लीफ. ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 49. Friends, we all know that in digestive tract there is a small intestine and large intestine. Do you know that the small intestine in herbivorous is larger or greater than carnivorous? Can you guess what must be the reason behind this? Let's discuss in this solution. Question number 50. Why is small intestine in herbivorous longer than carnivorous? So friend, इस क्वेश्चन का लॉजिक हम लोगों को सबसे पहले ठीक से समझ लेना है. जो हर्बीवोरस होते हैं उनमें सेल्यूलोज फॉर्म्स द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द हर्बीवोरस फूड. हर्बीवोरस फूड में सबसे ज़्यादा जो पार्ट होता है वो होता है सेल्यूलोज का. और इस सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए द डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज टेक्स लॉन्गर टाइम बिकॉज द एंजाइम्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द ruminant बैक्टीरिया दैट लिव इन द गट ऑफ द हर्बीवोरस. Longer small intestine ensures that the food stays for a longer duration and proper digestion is possible.
ओहो, सो फ्रेंड होता क्या है, जो हर्बीवोरस होते हैं उनके फूड में होता है सेल्यूलोज, और इस सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए चाहिए होता है एक प्रकार का एंजाइम, और ये जो एंजाइम होता है वो प्रोड्यूस करते हैं रूमिनेंट बैक्टीरिया जो कि प्रेजेंट होते हैं हर्बीवोरस के स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं वो एंजाइम बनाएंगे और ये एंजाइम इस सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करेगा, एंड दिस प्रोसेस टेक्स मोर टाइम। तो इस प्रोसेस को ठीक से होने के लिए और फूड अच्छे से डाइजेस्ट होने के लिए इसी कारण हर्बीवोरस जो होते हैं उनका स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्गर होता है। अगर कार्निवोरस की बात हम लोग करते हैं, देन इन द केस ऑफ कार्निवोरस सेल्यूलोज इज नॉट प्रेजेंट इन द डाइट, तो इतनी बड़ी स्मॉल इंटेस्टाइन होने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, thus द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज लेस। सो इसी के वजह से हर्बीवोरस और कार्निवोरस की अगर हम कंपैरिजन करते हैं, देन द स्मॉल इंटेस्टाइन इन हर्बीवोरस इज ग्रेटर या फिर लॉन्गर देन कार्निवोरस। द रीजन इज दैट हर्बीवोरस के फूड में मेन कंटेंट होता है सेल्यूलोज, और इस सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम चाहिए होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं रूमिनेंट बैक्टीरिया। ओके, और इस बैक्टीरिया को ये एंजाइम तैयार करने के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए होता है, जिसकी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा ये एंजाइम्स क्रिएट हो सके। फॉर दैट रीजन द स्मॉल इंटेस्टाइन इन हर्बीवोरस इज लॉन्गर एज compared to carnivores. So friend, this is all about this video. If you like this video, please do not forget to subscribe our channel Toppers Coaching Class. Thank you so much.